नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आपको तहे दिल से यानी कि आपका स्वागत है आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो बातें करेंगे, आज हम बातें करने वाले हैं इस क्लास के अंदर धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, यानी कि आपकी जो किताब है यानी कि हाई स्कूल की जो आपकी साइंस है उसके अंदर जो सक्रियता श्रेणी में आपकी जो धातुएं दे रखी हैं, ठीक है, आपकी जो सक्रियता श्रेणी है उसके अंदर जो धातुएं दे रखी है उन धातुओं के निष्कर्षण के बारे में आज हम बातें करेंगे और उन धातुओं के यानी कि मध्य वाली धातुओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप देखें, आप साइड में देखिए, आपको साइड में आपको देखने को मिल रही है टेबल। इस टेबल में अगर मैं ऊपर वाली धातुओं की अगर मैं बात करूं, जो सक्रियता श्रेणी में आपकी जो ऊपर वाली आपकी जो धातुएं दे रखी हैं, इसमें ये सबसे ऊपर वाली जो धातुएं कैसी हैं, उच्च अवक्रियाशील धातुएं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपके लिए बातें कर चुका हूं, ये कैसी हैं, उच्च अवक्रियाशील धातुएं यानी कि तेज हैं। ठीक है, और इससे नीचे वाली आई है जिनको हम क्या बोलते हैं, मध्य क्रियाशील धातु, मध्य अवक्रियाशील धातु, यानी कि ये कैसी होंगी, मध्य वाली हैं। ठीक है, और नीचे नीचे की जो आपकी धातु हैं ये कैसी हैं, आपकी निम्न क्रियाशील धातु हैं। मगर आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मध्य क्रियाशील धातुएं, यानी कि आपकी सक्रियता श्रेणी में जो बीच में जो धातु दे रखी हैं उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी की जो धातु आपकी जो टेबल के अंदर जो रह रही हैं, जो सक्रियता श्रेणी में जो रह रही हैं, उनके बारे में मैं अगली क्लास में आपके लिए चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो मध्य वाली धातु है, आपकी सक्रियता श्रेणी में जो मध्य वाली धातु है उनके हम निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे। किसके निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे, मतलब धातुओं को किस प्रकार से निकाला जाता है। पहली बात तो देखो, निष्कर्षण शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी हमारी धातुएं प्रकृति में हमेशा हमें धातुएं किस प्रकार से मिलेंगी, यौगिक के रूप में मिलती हैं। यौगिक का मतलब मेरा जैसे सल्फाइड हो गया, सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा आपका कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, दो तरीके से यानी कि आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कार्बोनेट और कार्बोनेट के रूप में देखने को मिलेगी और आपको सल्फाइड के रूप में देखने को मिलेगी। बस उन्हीं जो हमें कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में जो हमें धातुएं मिलती हैं उनको हम क्या करेंगे, कुछ क्रियाओं द्वारा, यहां पर कुछ क्रियाएं, उन क्रियाओं के द्वारा हम क्या करेंगे, उनको सल्फाइड और जो कार्बोनेट है उस कार्बोनेट और सल्फाइड को अलग करके हम धातु को क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे और ऑक्साइड में परिवर्तित करके उस ऑक्साइड से शुद्ध रूप में धातु को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर पहले वाले अगर पॉइंट की बात करूं तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर आप नजर डालिए थोड़ा सा। देखिए, प्रकृति में धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में आपको पाई जाती हैं। ठीक है, आपको किस रूप में मिलेंगी, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए दिखा दिया, यहाँ पे जिंक सल्फाइड हो गया, ठीक है, और आपका जिंक कार्बोनेट हो गया। मतलब आपको बस इतना याद रखना है, हमें जो प्रकृति में धातुएं जो मिलती हैं वो किसके रूप में मिलेंगी, एक यौगिक के रूप में मिलेंगी। यौगिक से मेरा मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि एग्जांपल उदाहरण में मैंने आपके लिए दे दिया है, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया और जिंक कार्बोनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर और भी वगैरह वगैरह अदर आपकी जो मध्य क्रिया जो सक्रिय श्रेणी में आप जो मध्य वाली धातु है उनमें से कोई भी धातु सल्फाइड या कार्बोनेट के साथ आपकी जुड़ी होती है। ठीक है, और इन्हीं धातुओं को, इन्हीं यौगिकों में से हम क्या करेंगे, कार्बोनेट और सल्फाइड, इन दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, और ऑक्साइड के रूप में पहले हम इसे क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, जब ऐसे आपको यौगिक देखने को मिल जाए, इस प्रकार से आपको धातु देखने को मिले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनमें से इन चीजों को हटा दीजिए। ठीक है, और इन चीजों को हटाने के लिए हमें कुछ क्रियाओं की आवश्यकता होगी, है ना, कुछ हटाने के लिए हमें कुछ क्रिया करनी पड़ती है। उन क्रियाओं द्वारा पहले हम क्या करते हैं, इन चीजों को हटा करके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं धातु को। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट में आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि हमारी सभी धातुएं किस प्रकार से पाई जाती हैं, आपको एक यौगिक के रूप में मिलेंगे। यौगिक से मेरा मतलब यहाँ पर यह हो गया, यानी सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में आपको धातुएं मिल जाएंगी। ठीक है, आपकी जो सक्रिय श्रेणी में दे रखी है। ठीक है, और अगर सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। मतलब यहाँ पर जितनी भी धातु है ना, हम जो हमारी जैसे हमें धातु मिल रही है कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में मिल रही है। ठीक है, उन्हें अगर हम ऑक्साइड में अगर परिवर्तित कर दें तो क्या होगा, जो ऑक्साइड में परिवर्तित है ना, उनमें से धातुओं को शुद्ध करना यानी कि बाहर निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है।
इसलिए ये बोला गया है कि यहाँ पर जो सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरीके क्लियर हो गया। अब आगे अगर हम देखें तो देखो आगे बोल रहा है कि इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड के रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसलिए परिवर्तित कर रहे हैं हम धातु ऑक्साइड में। मैंने आपको बताया कि धातु ऑक्साइड से हमें धातुओं को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, यहां तक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इनको यानी कि जो हमारे यौगिक हैं, हमारी जो प्रकृति में यानी सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में जो हमें यौगिक मिल रहे हैं, जो धातु में मिल रही हैं, ठीक है, इनको किस प्रकार से आप ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। तो इनके लिए दो कंडीशन आपके लिए दे रखी हैं। पहली कंडीशन है आपकी भर्जन, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है आपकी निष्पादन। ठीक है, देखो भर्जन में क्या होता है, भर्जन में आपके लिए यानी कि जो भी आपकी मतलब धातु हैं, ठीक है, जो सल्फाइड के रूप में आपकी जो धातुएं रहेंगी, सल्फाइड वाली आप धातुओं को लेंगे और यहां पर उस सल्फाइड वाली धातुओं को अधिक ऑक्सीजन की और अधिक ताप पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो आपको किस में मिल जाएगा, ये ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड में आपको परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और अगर निष्पादन की अगर हम बात करें तो निष्पादन में क्या होगा, देखो भर्जन में मैंने आपको बताया यहां पर जो आपको अधिक क्या लेनी है, वायु की मात्रा लेनी है, अधिक ज्यादा मात्रा में आपको क्या करनी है, वायु लेनी है, और यानी कि ताप भी इसका कितना कैसा होना चाहिए, ज्यादा तेज होना चाहिए। और निष्पादन में क्या होता है, निष्पादन में आप कार्बोनेट वाले यानी यौगिक को उठा लीजिए, जो धातु आपको कार्बोनेट के रूप में आपको मिल रही है उसको आप उठाकर लेके आइए। और निष्पादन जब इसका करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें वायु कैसी होगी, सीमित वायु होगी, और जो ताप होगा वो आपका तेज होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहली मैंने आपको बताया दोनों कंडीशन कौन कौन सी होंगी आपकी, एक तो पहली होगी आपकी भर्जन और दूसरी होगी आपकी निष्पादन। ठीक है, तो देखो अगर इसको हम पढ़ें तो देखो सल्फाइड अयस्क को आधिक्य, आधिक्य का मतलब होता है अधिक, बहुत ज्यादा, आधिक्य वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे हम एक अभिक्रिया के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप किसी चीज का भर्जन, देखो भर्जन हम कौन सी चीजों को कराएंगे, जो धातु आपको सल्फाइड के रूप में मिले। ठीक है, जितनी भी धातु आपको सल्फाइड के रूप में मिल जाए तो आप क्या कराएंगे, भर्जन कराएंगे। और अगर आपको धातुएं कार्बोनेट के रूप में मिल रही हैं तो आप क्या कराएंगे, यहां पर निष्पादन करा देंगे। इसे एग्जाम्पल से समझने के लिए आप ऐसी धातु लेकर के आइए जिसमें सल्फाइड जुड़ा हो। तो मैंने आपको जो बताया है मैं इसी को लेकर के आता हूं, जिंक सल्फाइड को लेकर के आता हूं, यानी कि क्या हो गया, धातु सल्फाइड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, धातु सल्फाइड हो गया। और इसको मैं क्या कराऊंगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देनी होगी इसमें, इसके अंदर क्या करना होगा, इस अभिक्रिया में भर्जन के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है, तब ये अभिक्रिया होती है। तो यहां पर मैं क्या दूंगा, ऑक्सीजन दूंगा, और ज्यादा तेज ताप होना चाहिए, ताप भी मैं बहुत ज्यादा दूंगा, यानी कि तापमान मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, और देखो जब इस अभिक्रिया को हम कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, अब हम कह सकते हैं कि जिंक सल्फाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जिंक यहां से क्या लेगा, एक ऑक्सीजन लेगा और बनाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और वही तो हमें करना है। ठीक है, भर्जन से हम क्या करेंगे, इसे हम धातु को जिंक यानी कि धातु ऑक्साइड में हम परिवर्तित करेंगे। ठीक है, और देखो ये धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो चुका है, और जो आपका बच रहा है उसको आप बाहर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक सल्फर बचा और ऑक्सीजन बचा, तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड। अब इसको देखो बैलेंस कर लो। वैसे तो आपको मैंने आपके लिए बता दिया कि बैलेंस किस प्रकार से करते हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जिंक कितने हैं, एक है, और इधर भी कितना है, एक है। ठीक है, यहाँ देखो O कितने हैं, यहाँ दो हैं, और यहाँ कितने हैं, एक यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, तीन ऑक्सीजन हो गए इस साइड में। तो हमें ऑक्सीजन इधर कितने कितने करने होंगे, तीन ही करने होंगे। और तीन तो यहाँ पे हम कोई भी प्रकार से कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको 6 तो कर सकते हैं, तो 6 कर दीजिए आप। मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन यहाँ पे 6 कर दिए। ठीक है, तो इधर भी हमें कितने करने होंगे, 6 करने होंगे। और 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
6 करने के लिए आप कर लीजिए यहाँ पर 2 का इंटू इसमें कर दीजिए, तो यहाँ हो गए 4 और 2 का इंटू इसमें कर दीजिए, तो यहाँ हो गए 2J और 4J, कितने हो गए 6। मगर यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन 2 यहाँ बढ़ा दिए, तो जिंक यहाँ पे कितने हो गए 2 जिंक हो गए, और 2 जिंक जैसे ही बढ़ाए तो यहाँ पे सल्फाइड हमारे कितने हो गए 2, तो सल्फाइड भी यहाँ पे पहले से कितने हो गए 2, तो ये आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई अब क्रिया। इस प्रकार से आपको अब क्रियाओं को बैलेंस कर लिया करो, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, सीख चुके हो, यहाँ तक आपको वर्जन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। फिर से अगर एक बार और मैं आपके लिए बता दूं कि वर्जन वाली प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि आप सल्फाइड वाले धातुओं को, जिन धातुओं के साथ सल्फाइड जुड़ी हो उन धातुओं को आप उठाकर ले जाइए और वर्जन करा दीजिए, अधिक ऑक्सीजन दे दीजिए और अधिक ताप दे दीजिए, तो वहां पर क्या होगा वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी और परिवर्तित होने के बाद हमें अलग से मिल जाएगी। अब देखो ये क्या हो गया, ऑक्साइड में परिवर्तित हो गई ना, तो परिवर्तित हो गई, तो अब मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है कि जो धातुएं ऑक्साइड के रूप में हमें मिल जाएं तो उन धातुओं को ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड से अलग करने में क्या होती है आसानी होती है। अब वो समझेंगे किस प्रकार से, यानी कितनी आसान होती है, उस प्रक्रिया को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दूसरी हमारी कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन है हमारी निष्पादन। अब निष्पादन में हम क्या करें, निष्पादन में आप ऐसी धातुओं को लेकर आइए जिसमें आपका कार्बोनेट जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बोनेट जैसे कि यहां पर मैंने देखा जिंक सल्फाइड देखा वर्जन के अंदर, तो यहाँ पर निष्पादन में कार्बोनेट वाले आइए, तो मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए सरल तरीके से, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो जिंक के साथ ही मैं क्या करता हूं कार्बोनेट जोड़ देता हूं। आप ऐसा समझ लीजिए जो हमारा जिंक कार्बोनेट है ZnCO3 जो है ये आपका क्या मिलता है, इस प्रकार से मिलता है कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, और बाकी में मिलता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट के साथ हम क्या लेंगे, सीमित ताप लेंगे। सीमित ताप है तो यहाँ पर आपको O2 के रूप में नहीं लिखना है, ठीक है। जब आपके लिए सीमित ताप दिया जाए तो यहाँ पर O2 के रूप में आपको नहीं लिखना है, सीधे आप क्या लिखेंगे, इस पर ताप देंगे अधिक मात्रा में तापन, ठीक है। इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद देखो सीमित वायु है तो यानी कि थोड़ी बहुत वायु तो हमें मिलती है, जब कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो हमें वहां से मिल जाती है, प्रकृति से ही मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो बनाएगा आपका, बना दीजिए ऑक्साइड के रूप में, जिंक ऑक्साइड बन गया पहली बात, और देखो आपका क्या बनना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना आपका। यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही होगी, तो ये कैसा है आपका, ये आपका ठोस है, ये आपका ठोस है और ये आपकी कैसी है गैस है, ठीक है। और बैलेंसियर इसकी देखें तो बैलेंस देखो Zn एक O देखो यहाँ पर कितने हैं 3 हैं और यहाँ पर O कितने हैं देखो 1 2 3, यानी कि पहले से ये बैलेंस है, ठीक है। आप बैलेंस आप खुद देख लिया करो, आप जानते हो मैंने आपको सिखा दिया है पहले वाली क्लास के अंदर, अच्छी तरीके से बता दिया है कि यानी कि अब क्रियाओं को बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको निष्पादन समझ में आया। फिर से इसकी एक बार परिभाषा में नजर डालें तो देखो कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, तो देखो हमारा कार्बोनेट अयस्क हो गया, ठीक है, यानी कि जिंक कार्बोनेट। कैसी धातु लेके आनी है आपको, जिसके अंदर कार्बोनेट जुड़ा हो, ये कार्बोनेट अयस्क हो गया। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु पर, सीमित वायु मैंने O2 नहीं लिखा है, यहाँ पर सीमित वायु बोला गया है इसीलिए मैंने O2 नहीं लिखा है, ठीक है। और हमारे वर्जन में क्या था, अधिक वायु थी यानी कि ज्यादा वायु थी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था आपका O2 लिया था, ठीक है। सीमित में आपको O2 नहीं लगाना है, सीधे आपको क्या करना है डायरेक्टली आपको गर्म करना है, ठीक है। सीमित वायु वहां पर क्योंकि ऐसी अपक्रियाओं को मिल जाती है प्रकृति से। और यहाँ पर आपके लिए देखो क्या बनाता है, वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप यानी कि आपको कैसा ताप देना है, ये आपको तेज ताप देना है, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए आपका क्या बन गया, ऑक्साइड में आपका परिवर्तित हो गया और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल गई, ठीक है। अब यहां तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि वर्जन और निष्पादन किस प्रकार से हम करते हैं। तो अब आपको मैं बता दूं कि जो आपकी मध्य सक्रियता श्रेणी में जो मध्य वाली धातु जो है, मध्य क्रियाशील धातु जो है, उनमें से आपको कोई भी धातु यानी सल्फाइड के रूप में मिल जाए या आपको कार्बोनेट के रूप में मिल जाए, दोनों के रूप में जब आपको मिल जाए, अगर मैंने आपको बता दिया सल्फाइड के रूप में मिलेगी तो आप क्या कराएंगे, भर्जन करा दीजिए डायरेक्ट और ऑक्साइड में इसको क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। और आपको कार्बोनेट के रूप में मिल जाए तो आप क्या करेंगे, और अगर आपको कार्बोनेट के रूप में मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इसका निष्पादन कर देंगे, ठीक है। यहां तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया ना, ठीक है।
अब देखो मैंने क्या बताया कि जब हमें धातुएं ऑक्साइड के रूप में मिल जाएं तो हमें ऑक्साइड से धातुओं को अलग करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। और उसको अलग करने के लिए हम क्या कराते हैं, अपचयन, अपचयन क्रिया विधि लगाते हैं। आप उपचयन और अपचयन तो आपको पहले चैप्टर में आप सीख चुके हैं, आप सभी जानते हैं कि अपचयन उपचयन क्या होता है, जिसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन यानी कि जो हमें ऑक्साइड के रूप में, जो ऑक्साइड में जो हमारी धातु परिवर्तित हुई हैं, ऑक्साइड के रूप में जो हमें धातुएं मिल रही हैं, ठीक है, इनमें से क्या करना है, इस ऑक्सीजन को बाहर हटाना है। और उसको बाहर हटाने के लिए आपको ध्यान रखना है किस क्रिया, कौन सी प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं, अपचयन, अपचयन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं हटाने के लिए, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। जैसे मान लीजिए अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल और ऐसे लेकर के आ रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारी जो सक्रियता श्रेणी है उसमें जो मध्य वाली जो धातु है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए बात की है, एक तो जिंक कार्बोनेट की बात की है और जिंक सल्फाइड की बात की है। अब आपके लिए आपके साथ कोई भी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए बता दूं, Mn हो गया, ठीक है जी, क्या हो गया, मैग्नीज हो गया। मैग्नीज के साथ आपको या तो कार्बोनेट में आपको जुड़ा मिल जाए या फिर आपको सल्फाइड के रूप में आपको मिल जाए, या तो कार्बोनेट के रूप में मिले या आपको सल्फाइड के रूप में मिले। जैसे कि और हमारे मध्य वाली धातु कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि Fe की अगर मैं बात करूं, Fe के साथ आपको क्या मिल जाए, सल्फाइड मिल जाए या आपको कार्बोनेट देखने को मिल जाए। और वो प्रक्रिया मैंने आपके लिए समझा दी है कि मैग्नीज जो मैग्नीज है, मैग्नीज के साथ सल्फाइड मिला तो आप क्या कराएंगे, वर्जन, ठीक है। और इसके साथ क्या मिला, CO3 यानी कार्बोनेट मिला तो आप क्या कराएंगे, निष्पादन। ऐसे ही बिल्कुल सेम कंडीशन Fe की होगी, ठीक है, यानी कि सल्फाइड के रूप में मिलती है तो आप क्या कराएंगे, वर्जन कराएंगे, और आपको कार्बोनेट के रूप में मिलती है तो आप क्या कराएंगे, निष्पादन करा देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, मैं कुछ आपके लिए कुछ ऐसे यौगिक लेकर के आ रहा हूं जो कि आप पहले से ही उनका हम क्या करा चुके हैं, वर्जन और निष्पादन करा चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए बताया, सल्फाइड के रूप में होगी तो वर्जन करा देंगे, और यानी कार्बोनेट के रूप में होगी तो निष्पादन कराएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं ऐसी लेके आ रहा हूं, जैसे कि आपके लिए लेके आऊं, मैग्नीज की बात करूं, MnO2 के रूप में आपको दे दूं। जैसे मान लीजिए ये किसके O2 के रूप में आ गई, Mn, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड किस में परिवर्तित हो चुकी है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो चुकी है। और ये कैसे परिवर्तित हुई, अगर इसके साथ सल्फाइड होगा तो इसका वर्जन किया होगा, और कार्बोनेट से जुड़ा होगा तो क्या किया होगा, इसका निष्पादन किया होगा, तभी तो हमें ये प्राप्त हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीजन को हम बाहर करेंगे, और बाहर करने का तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है, मैंने आपके लिए बताया यहाँ पर। देखो इधर देख लीजिए ये क्या होता है, अपचयन वाली इसके अंदर क्या लगाएंगे, विधि लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, और अगर मैं आपके लिए जैसे Fe की बात करूं, Fe वही वाली कंडीशन, सल्फाइड होगा तो वर्जन कराया होगा, यानी कि Fe2O3 इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि इसके साथ सल्फाइड होगा तो क्या वर्जन कराया होगा, और कार्बोनेट होगा तो निष्पादन कराया होगा, तब जाके हमें ये फेरिक ऑक्साइड मिला होगा, यानी कि जो धातु हमें ऑक्साइड में परिवर्तित हुई होगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इन रिएक्शनों की, तो देखो इसके साथ अगर मैं एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराऊं, क्या कराऊं, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराऊं, तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें Mn, मैग्नीज बाहर हो गया, और आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका Al2O3, हो गई, लो आ गया ना मजा। तो देखो हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, यही इसी को तो अलग करना था ऑक्साइड से, हमें इसी को तो अलग करना था, बिल्कुल इसी को हमें अलग करना था, वो हमारे लिए आ चुकी है बांध करके, और बाकी का जो भार बनना वो हमें अलग से बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीज आ गई है और आपका Al2O3 बन गया। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस करने के लिए तो देखिए यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए, और आप एल्यूमिनियम पे 4 लगाइए, और यहाँ पर आप लगा लीजिए मैग्नीज के सामने 3 और इसके सामने लगा दीजिए 2, ये आपकी बैलेंस हो गई। और आपके कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख लेना, आप बैलेंस करना सभी जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसकी बात करूं, देखो इस फेरिक ऑक्साइड की बात करूं तो इसमें हम क्या करें, इसमें भी आप वही प्रक्रिया कीजिए, आप एल्यूमिनियम से अपक्रिया कराइए, और एल्यूमिनियम से अपक्रिया कराने के बाद आपका क्या बन जाएगा, आपको धातु अलग करनी है ना, तो सबसे पहले आप धातु को अलग कर लीजिए। Fe को मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। और तो देखो आपका क्या बनेगा, प्लस Al2O3,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, आगे ना समझ में। अब इसको बैलेंस करें तो बैलेंस कर लीजिए, एल्यूमिनियम के सामने आप 2 लगा दीजिए। ठीक है, और Fe के सामने क्या लगाएंगे, 2 लगाइए। हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। लो तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर Fe कितने 2, इधर Fe आपके 2, यहाँ ऑक्सीजन 3 है और इधर ऑक्सीजन हमारे 3 हो गए। एल्यूमिनियम कितने 2 और एल्यूमिनियम के 2, हो गई ना बैलेंस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना कि धातु किस प्रकार से आपको बाहर निकालनी है, यानी कि ऑक्साइड से आपको बाहर निकालनी है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और देखो अलग से और मैं बता दूं आपके लिए, इधर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने, यहाँ पे देखो इसमें अलग अलग से हमें ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त हो चुके हैं। वर्जन में आपका यानी कि वर्जन में आपका जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, और निष्पादन में आपका क्या हुआ, इसमें भी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो इस जिंक ऑक्साइड को और देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसकी अपक्रिया देखो कुछ ऐसा लेकर के आइए, आप कुछ ऐसा कोई तत्व लेकर के आइए, ऐसी चीज लेकर के आइए जिससे ऑक्सीजन हट जाए और आपकी जिंक रह जाए, यानी कि धातु रह जाए। ठीक है, क्या हो जाए, उसका अपचयन हो जाए। तो देखिए ऑक्सीजन हटानी है, ऑक्सीजन हटाने का मतलब हमारा अपचयन होना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करूं, सबसे बेस्ट रहेगा अपचयन के लिए, हम पहले भी देख चुके हैं, कार्बन। ठीक है, तो देखिए कार्बन क्या करेगा, पहले आप अपनी धातु अलग करेंगे और आपकी CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गैस बन जाएगी। बताइए, यहाँ तक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया ना। अब तो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी फिर भी इस क्लास के अंदर आपको कोई भी समस्या लग रही है या कोई चीज इसमें से छूट रही है आपकी, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं और उस पर मैं आपके लिए अच्छी तरीके से काम करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूं। और देखो मैं आपके लिए बता दूं, क्लास खत्म करने से पहले, क्लास को लास्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी किताब के अंदर जो NCERT की साइंस जो है, उसके अंदर तीसरे चैप्टर में आपके अयस्क का जो सांद्रण है, ठीक है, अयस्क सांद्रण, उसके लिए एक टेबल बनाई गई है। और उस टेबल में जो आपकी सक्रियता श्रेणी में जो आपको लोग धातुएं दे रखी हैं, ठीक है, सक्रियता श्रेणी के अंदर जो धातु दे रखी हैं, पहली वाली कैसी हैं, तेज क्रियाशील, कैसी हैं, तेज हैं, और इससे नीचे आएंगे मध्य वाली, और इससे नीचे आएंगे तो निम्न वाली होगी। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग प्रकार से इनकी क्रियाविधि बताइए, किस किस प्रकार से इनको किसमें, यानी कि ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और किस प्रकार से धातुओं को अलग बाहर किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रक्रियाएं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए समझाने के लिए बता दूं कि जैसे कि हमारी सबसे तेज क्रियाशील जो धातु है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसी धातु, यानी कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। इस प्रकार से आपको ये ऊपर वाली यानी कि तेज क्रियाशील धातु हैं, ये सभी कैसी हैं, तेज क्रियाशील धातुएं। देखो इन अभिक्रियाओं को, इनकी देखो थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है। चाहो तो आप ऐसी धातुओं को हम ऑक्साइड में परिवर्तित करके इसी प्रकार से धातुओं को अलग कर सकते हैं। एक तो पहली कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि इनको गलित अवस्था में ला करके विद्युत अपघटन द्वारा धातुओं को अलग कर सकते हैं। तो आपकी 2 कंडीशन बनती हैं इसके अंदर। पहली कंडीशन आप इस प्रकार से ऑक्साइड में परिवर्तित कर दीजिए, जो आपके लिए बिल्कुल कंडीशन ऐसे बताइए, वर्जन से और निष्पादन से। ठीक है, क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित कीजिए तो आपको धातु आसानी से मिल जाएगी। और दूसरी कंडीशन आपको यही है कि आप जो आपकी धातुएं जो यौगिकों के रूप में मिलेंगी, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में जब आपको मिलेंगे ये देखने को, आप उनको क्या कीजिए, गलित अवस्था में लेकर के आइए। जब आपकी गलत अवस्था में देखने को मिलेंगी तो वहां पर आपको धनायन ऋणायन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, यानी कि धारा का चालन हो जाएगा। तो वहां पर आपको धातुओं को अलग करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज की क्लास में यहीं पर लास्ट करता हूं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करेंगे, जो आपकी सक्रियता श्रेणी में जो बाकी की जो धातु रह रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और बाकी की जो वीडियो इससे पहले वाली क्लास के अंदर जो मैंने आपके लिए पढ़ाया था, खनिज अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, गैंग क्या होती है, इस प्रकार के बारे में मैंने पढ़ाया था, आपके ऐसे टॉपिक आपको दे दिए थे। ठीक है, उन टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से क्लियर करना। इससे पहले वाली यानी कल की क्लास में आपको मैंने दिया था। ठीक है, अब जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो, सारी क्लास आपको मिल जाएंगी, वहां पर आप सभी क्लासों को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तभी आपको ये आगे के टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है।